इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा सच में काफी खास होने वाली है। बिल्कुल। और आज का विषय भी कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन से जुड़ा है। एकदम सही कहा आपने। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अध्याय 7 की। जी, और इसका शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सेवाएं स्थिरता से नए आयामों तक। हाँ, अंग्रेजी में कहें तो सर्विसेज फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स। सुनने वालों के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आज के इस उथल पुथल भरे वैश्विक माहौल में आखिर हो क्या रहा है, जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। वही तो। और हमारा मिशन भी आज यही है, ये डिकोड करना कि कैसे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे रहा है, बल्कि रोजगार और विकास का एक मुख्य इंजन भी बन गया है। और जो भी लोग अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझना चाहते हैं या भविष्य के निवेश और नौकरियों के रुझान जानना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत अहम है। बिल्कुल। और आज विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ नंबरों तक सीमित न रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगी। चर्चा में हम सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनके पीछे के कारणों पर बात करेंगे। धरातल पर बदलाव कैसे आ रहा है हम वो समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वस्तुओं का व्यापार एक तरह से रुक सा गया है। हाँ, कारखानों की गति धीमी पड़ गई है और सप्लाई चेन के टूटने की खबरें तो रोज ही आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया भर में गुड्स का व्यापार अटका हुआ है, वहीं सेवाओं का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि सेवा क्षेत्र असल में वैश्विक झटकों और उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बन गया है। ढाल मतलब एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर। एकदम सही शब्द है, शॉक एब्जॉर्बर। जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, जो गड्ढों के झटके अंदर बैठे लोगों तक नहीं पहुंचने देता। हाँ। दुनिया में जो युद्ध या व्यापारिक प्रतिबंध हो रहे हैं वो गड्ढे हैं। वस्तुओं का व्यापार सीधे तौर पर इन झटकों को महसूस करता है। कारखाने बंद होते हैं, माल रुक जाता है। लेकिन डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर कोडिंग या कंसल्टिंग को बंदरगाह बंद होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट के जरिए काम चलता रहता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर कितना बड़ा है ये हमें जीवीए के आंकड़ों से दिखता है। जी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, भारत के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान आधे से भी अधिक है। वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही का प्रदर्शन भी इसकी अल्पकालिक मजबूती को साफ दर्शाता है। जब अर्थव्यवस्था का 50% से ज्यादा हिस्सा बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूत हो तो पूरी अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो जाती है। सही बात है। अब रोजगार की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि रोजगार को लेकर नीति आयोग की अक्टूबर 2025 की एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। हाँ, वो रिपोर्ट जिसमें पहली बार सेवा क्षेत्र को 15 उप क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया गया है। जी, आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि सेवा क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा नहीं होता। लोगों को लगता है कि रोजगार मतलब कारखाना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डेटा इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो कैसे? सेवा क्षेत्र अब रोजगार और शहरीकरण को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम है। वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही में शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी औसतन 61.9% रही। 61.9%, यानी शहरों में काम करने वाले हर 100 में से लगभग 62 लोग किसी न किसी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। बिल्कुल। और ईपीएफओ के आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। औपचारिक रोजगार में जोड़े गए नए लोगों में से 51.7% हिस्सा सिर्फ सेवाओं का है। ईपीएफओ का डेटा मतलब पक्की नौकरियां, तो नेट पेरोल एडिशंस में आधी से ज्यादा नौकरियां सर्विस सेक्टर से आ रही हैं। हाँ, और इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल नहीं है, विशेषज्ञ सेवाएं, व्यापार, यहाँ तक कि स्वच्छता जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब स्वच्छता और सैनिटेशन जैसे काम भी अब ठेकेदारी से निकलकर ईपीएफओ के दायरे में आ रहे हैं। जी, एक बहुत बड़ा वर्ग अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। जो लोग ये समझना चाहते हैं कि शहरों में नौकरियां असल में कहाँ पैदा हो रही हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। बिल्कुल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम निर्यात या एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वहां भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। महामारी के बाद से तो तस्वीर ही बदल गई है। हाँ, महामारी से पहले जीडीपी में सेवा निर्यात का हिस्सा 7.4% था, जो अब वित्तीय वर्ष 23 से 25 में औसतन 9.7% हो गया है। और निर्यात की वृद्धि दर दुगुनी होकर 14% हो गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो सॉफ्टवेयर सेवाओं का ही होगा। जी, सॉफ्टवेयर का हिस्सा कुल निर्यात में 40% से ज्यादा है, जिसकी वृद्धि दर 13.5% रही है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा लगा वो पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं का था। प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग। हाँ, 25.9% की जबरदस्त वृद्धि के साथ ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कुल हिस्सा 65% से अधिक हो जाता है। ये कंसल्टिंग में इतना उछाल कैसे आ गया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का उदय, जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। जी, आज भारत में 1700 से ज्यादा GCC हैं, जहां 19 लाख से अधिक पेशेवर काम कर रहे हैं। 19 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ बैक ऑफिस के लिए भारत नहीं आ रही हैं, वे यहाँ रिसर्च, इंजीनियरिंग और एडवांस एनालिटिक्स का काम कर रही हैं, जो भारत को ज्ञान आधारित सेवाओं का वैश्विक हब बनाता है। और मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA ने भी इसमें मदद की है। वो कैसे? FTA के जरिए पेशेवरों की आवाजाही आसान हो जाती है। हमारे इंजीनियर और कंसल्टेंट आसानी से दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंच पाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग तो ठीक है, लेकिन जमीन पर क्या हो गया? क्या सेवा क्षेत्र केवल कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, सेवा क्षेत्र के कई और रूप हैं। जैसे? पर्यटन। घरेलू पर्यटन में काफी मजबूती आई है। हाँ, स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी पहलों से काफी फर्क पड़ा है। और वो लंबी दूरी के ट्रेल्स का विचार जो सर्वे में है, वो तो बहुत ही अभिनव है। अमेरिका के अपलाचिन ट्रेल या यूरोप के कैमिनो ट्रेल की तर्ज पर भारत में ट्रेल्स का विकास। भारत की पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए ये एक शानदार कदम है। इससे दूर दराज के इलाकों में भी रोजगार पहुंचेगा। और मेडिकल टूरिज्म पर भी बात की गई है। जी, अफ्रीका जैसे जगहों से सीधी उड़ानों के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन के बाद परिवहन और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वहां भी डेटा काफी मजबूत है। बंदरगाहों पर कार्गो वित्तीय वर्ष 15 के 1052 मिलियन टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 1603 मिलियन टन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो टर्न अराउंड समय में कमी आना है। हाँ, जहाजों का टर्न अराउंड समय 43 घंटे से घटकर सिर्फ 30 घंटे रह गया है। 13 घंटे की इस बचत का मतलब है बहुत सारा पैसा और समय बचना। इससे व्यापार की गति तेज होती है। और अंतर्देशीय जलमार्गों का कार्गो 18.1 मिलियन टन से बढ़कर 145.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि जमीन और पानी दोनों जगह सेवा क्षेत्र दौड़ रहा है। और रियल एस्टेट को हम कैसे भूल सकते हैं, जो GVA में 7% का योगदान देता है। रेरा, PMAY शहरी और स्मार्ट सिटीज जैसी योजनाओं ने सच में इस सेक्टर को बहुत बल दिया है। और अगर हम जमीन से आसमान की तरफ देखें तो अंतरिक्ष और महासागर तकनीक भी पीछे नहीं है। जी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का राजस्व वित्तीय वर्ष 20 के 322 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 3246.1 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये 10 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। इससे साफ है कि सेवा क्षेत्र केवल जहाजों के बंदरगाहों पर रुकने के समय को कम करने तक नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने तक फैला हुआ है। ये पूरा विश्लेषण वाकई में हमारी आंखें खोलने वाला था। पूरी चर्चा को समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक लचीलेपन, रोजगार और संरचनात्मक परिवर्तन का मुख्य स्तंभ है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जिस तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और तकनीकी प्रगति हो रही है, वो कंपनियों और कर्मचारियों के अनुकूलन की गति से कहीं आगे निकल रही है। हाँ, AI का प्रभाव तो हर जगह दिख रहा है। तो क्या भविष्य में ये सेवा क्षेत्र, जो आज एक स्थिरता देने वाली ताकत है, स्वयं कौशल की कमी और कड़े डेटा नियमों के कारण सबसे बड़े व्यवधान का कारण बन सकता है? ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। क्या स्थिरता देने वाली ताकत खुद डिसरप्शन का शिकार हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों को अर्थव्यवस्था और भविष्य के रोजगार को लेकर निश्चित ही एक नया नजरिया मिला होगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही जरूरी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।